हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं शिवानंद सर आप सभी को हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अल्टरनेटिव करंट। बच्चों, हमारे घर में जो करंट का सप्लाई होता है वो कौन से करंट का सप्लाई होता है? वो एसी होता है। तो आज इस अल्टरनेटिव करंट के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो बच्चों, यहां पर टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज पहले पढ़ने वाले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, व्हाट आर द एडवांटेजेस इन एसी एंड डीसी, ओके, एंड डिसएडवांटेजेस इन एसी एंड डीसी। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज आरएमएस करंट, व्हाट इज आरएमएस वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट, ठीक है। अच्छा, पहले पढ़ते हैं डीसी। बच्चों, ये डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट वही होता है जो करंट हमेशा अगर पॉजिटिव में मूव कर रहा है तो हमेशा पॉजिटिव में ही मूव करेगा, ठीक है ना। मतलब ये करंट क्या होता है? यूनिडायरेक्शन होता है। उसका मतलब ये है जब द करंट व्हिच इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, दैट करंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट और यूनिडायरेक्शनल करंट, ठीक है ना। मतलब अगर मैं बोलूं, यहां पर मैं मेंशन करता हूं, रुको एक मिनट। यहां पर दिखाता हूं, देखो। अगर मैं यहां पर टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मैं क्या बोला? डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। मतलब करंट अगर पॉजिटिव में मूव कर रहा है तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही मूव करेगा, चाहे जितना टाइम इंक्रीज हो, चाहे जितना टाइम बढ़े, करंट हमेशा पॉजिटिव में ही मूव करेगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर टाइम मान लो ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है। हर टाइम इंक्रीज करने के साथ करंट मान लो ऐसे मूव कर रहा है, करंट का ग्राफ ऐसे ही। उसका मतलब क्या है? करंट पॉजिटिव में है और जितना टाइम इंक्रीज कर रहा है तभी भी करंट क्या है? पॉजिटिव में ही है। उसका मतलब ये यूनिडायरेक्शन थ्योरी को सैटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये एक डीसी है, डायरेक्ट करंट है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का गलतफहमी ये होता है, डीसी हमेशा क्या होता है? देखो, एक बात बोलो, ये क्या है? ये क्या है? ये कांस्टेंट डीसी। ये क्या है? ये कांस्टेंट डीसी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का गलतफहमी ये होता है कि ये डीसी हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि 100% गलत है। क्योंकि डीसी वेरिएबल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं? जो करंट यूनिडायरेक्शन हो। मतलब अगर पॉजिटिव में मूव कर रहा है, जितना टाइम इंक्रीज करे वो पॉजिटिव में ही मूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक और ग्राफ के थ्रू तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लो टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ है। इसका ये करंट का ग्राफ ए से है, ए से। तो ये कौन से करंट को इंडिकेट कर रहा है? ये करंट तो वेरिएबल है। ये तो हम लोग को दिमाग में एक चीज है कि डीसी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये तो वेरिएबल हो गया, डीसी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी डीसी है। क्यों बच्चों ये डीसी है? क्योंकि यहां पर करंट कौन से डायरेक्शन मूव कर रहा है? पॉजिटिव में ही मूव कर रहा है ना। जितना टाइम, देखो, मैं अगर बोलूंगा ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है। मतलब जितना टाइम इंक्रीज करता जाऊंगा करंट वेरी हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव मिल रहा है। उसका वैल्यू क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब ये क्या है? ये एक यूनिडायरेक्शनल करंट है। अगर यूनिडायरेक्शनल करंट होता है तो उस करंट को क्या बोलेंगे? डीसी बोलेंगे। तो मतलब ये वेरिएबल है लेकिन डीसी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ना वेरिएबल डीसी। क्या बोलेंगे? रुको एक मिनट, यहां पर लिखता हूं। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल डीसी, ठीक है ना। तो ये हो गया कांस्टेंट डीसी, ये हो गया वेरिएबल डीसी। मतलब डीसी दो टाइप का हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है
कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर वही चीज को मेंशन किया। तो मैं अगर पूछूंगा आप सबको डीसी ऑलवेज कांस्टेंट हो गए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अगर मैं पूछूंगा दिस डीसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ठीक है ना। डीसी मे बी वेरिएबल, मे बी कांस्टेंट, ठीक है ना। इसलिए यहां पर मैं मेंशन क्या हूं कि डीसी का जो मैग्नीट्यूड होता है मे बी वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है। तो डीसी कैसे वेरिएबल, क्यों वेरिएबल होता है, क्यों कांस्टेंट होता है, समझ में आया अच्छे से? ठीक है। मतलब हमेशा एक चीज पकड़ के चलना, डीसी क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर करंट पॉजिटिव में मूव कर रहा है मतलब पॉजिटिव में ही मूव करेगा, ठीक है ना। तो चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो कांस्टेंट डीसी को हम कैसे सिंबल में इंडिकेट करते हैं? ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेरिएबल डीसी को ऐसे इंडिकेट करते हैं। उसका ग्राफ भी ऐसे हो सकता है, मतलब करंट वर्सेस टाइम का हो या करंट वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ हो। कांस्टेंट के केस के ग्राफ ऐसे होगा, जितना टाइम इंक्रीज करे वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वेरिएबल केस में टाइम के हिसाब से वोल्टेज या करंट का वैल्यू लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा। आया समझ में? ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया हूं, देखो। मान लो बच्चों, इसका एक इक्वेशन है, लेट सपोज I इज इक्वल टू 5 प्लस 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इसका ग्राफ ऐसे कैसे बनाइए, देखो 5 मतलब क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट डीसी, ये कांस्टेंट डीसी, ठीक है ना। और 2 साइन ओमेगा टी मतलब क्या है, ये वेरिएबल डीसी, ये क्या है, वेरिएबल डीसी है, ठीक है। अच्छा, तो 5 कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है यहां पर, मतलब यहीं पर कहीं, यहीं पर कोई उसका वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मेंशन कर दिया 5, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, फिर वेरिएबल डीसी आएगा, ठीक है ना। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -2, मतलब 5 से मैं 2 ऐड कर दिया मिला 7, 5 से मैं 2 माइनस कर दिया मिला 3, तो ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ ऐसे होगा। देखो थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर देना, ये ग्राफ ऐसे होगा, ये देखो ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे। तो इसको हम लोग डीसी बोलेंगे या एसी बोलेंगे, इसको हम डीसी ही बोलेंगे। यहां पर वेरिएबल भी मिल रहा है, कांस्टेंट भी मिल रहा है, दोनों टाइप का डीसी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ये ग्राफ एसी को इंडिकेट कर रहा है। अभी आगे जाके एसी बक के बारे में बोलूंगा, अभी के लिए इतना याद रखो, एसी जो होता है ना, पहले तो वो वेरिएबल होगा, दूसरा टाइम के रेस्पेक्ट में कभी पॉजिटिव में मिलेगा कभी नेगेटिव में मिलेगा। मतलब जिस जगह पर हमको ग्राफ इस तरह का मिलेगा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में करंट कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, वो ऐसी होगा। आंख बंद करके उसको टिक मारना, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एसी है, डीसी है, ये एसी है। देखो टाइम के रेस्पेक्ट में कभी यहां पर प्लस में मिला तो कभी यहां पर माइनस में मिला, ठीक है ना। अच्छा, तो बच्चों ये बोलो, ये एसी है ना डीसी है, ये डीसी है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों बोलो, ये एसी है ना डीसी है, ये एसी है। क्यों ये एसी है, देखो टाइम के रेस्पेक्ट में ये टाइम वर्सेस अगर करंट का ग्राफ हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में कभी पॉजिटिव में मिल रहा है कभी नेगेटिव में मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब कुछ टाइम में पॉजिटिव मिल रहा है, कुछ टाइम के बाद नेगेटिव में मिल रहा है, मतलब ये एसी हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जितना टाइम इंक्रीज कर रहा है करंट तो वेरी कर रहा है लेकिन पॉजिटिव में वेरी कर रहा है, तो ये डीसी हो गया। आया समझ में अच्छे से? ऐसे कुछ एग्जांपल ये हम यहां पर भी दिया हूं, देखो ये क्या है, यहां पर देख, ये हम लोग का क्या है, टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ है। जितना टाइम इंक्रीज कर रहा है हमको वेरिएबल तो मिल रहा है करंट, लेकिन पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ये क्या है, डीसी। उसी तरह यहां पर क्या है, ये अगर टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ ले लो, टाइम के हिसाब से कभी कुछ वक्त में हमको पॉजिटिव में मिल रहा है एंड कुछ वक्त के बाद हमको क्या मिल रहा है, नेगेटिव में मिल रहा है, मतलब ये क्या है, एसी, ठीक है। अच्छा, तो अगर एग्जाम में कोई आपको अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे ग्राफ दे रहा है और पूछ रहा है
फाइंड आउट व्हिच इज द एसी और डीसी, इजीली आप लोग निकाल सकते हैं, इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा एसी है कौन सा डीसी है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एसी के बारे में पढ़ते हैं। अभी एसी जो पढ़ रहे हैं क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। क्यों अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल होता है और हमेशा पॉजिटिव में नहीं मिलता है या हमेशा नेगेटिव में नहीं मिलता है, कुछ वक्त के लिए पॉजिटिव मिलता है कुछ वक्त नेगेटिव में। क्यों मिलता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट एक बाइडायरेक्शनल करंट होता है, ठीक है ना। और डीसी क्या होता है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है बच्चों। तो बाइडायरेक्शनल मतलब क्या है, कुछ टाइम के लिए करंट पॉजिटिव में मिलेगा, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम नेगेटिव में करंट मिलेगा। देखो ना यहां पर ये एग्जांपल अगर पकड़ लो, कुछ टाइम के लिए करंट हमको पॉजिटिव में मिल रहा है, आफ्टर सम टाइम हमको नेगेटिव में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, बाइडायरेक्शनल हो गया। तो ये क्या हो गया, एसी हो गया। मतलब अल्टरनेटिव करंट उसको बोलते हैं द करंट व्हिच इज बाइडायरेक्शनल, मतलब एक वक्त में पॉजिटिव में मिलेगा दूसरे वक्त में नेगेटिव में मिलेगा। तो ये सारे एग्जांपल्स है। ये एसी है, ये क्या है बच्चों, डीसी है, ये भी डीसी है, ये कांस्टेंट डीसी है, ये एसी है। देखो ना टाइम के हिसाब से करंट का वैल्यू तो वेरी भी कर रहा है, लेकिन कभी पॉजिटिव में मिल रहा है कभी नेगेटिव में मिल रहा है, इसलिए ये एसी है, ठीक है। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है डीसी के केस में एंड क्या क्या एडवांटेजेस है डीसी के केस में, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस एसी के केस में और एडवांटेजेस है एसी के केस में। देखो पहला चीज, डीसी को हम क्या करते हैं ना, लार्ज डिस्टेंस के लिए मतलब डीसी को हम लोग लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ठीक है ना। अच्छा, क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, उस ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। अगर रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा। इसीलिए डीसी को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है। तो यहां पर मैं लिखा डीसी कैन नॉट बी सप्लाई ओवर लार्ज डिस्टेंस, क्यों, द पावर लॉस इज मैक्सिमम इन आवर ट्रांसमिशन लाइन। ओके, और एक डिमेरिट्स क्या है, डीसी जो सप्लाई होता है कांस्टेंट वोल्टेज में सप्लाई होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक एरिया को चाहिए हाई वोल्टेज, मान लो इंडस्ट्री जितना सारा जितना हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना, जितना हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको क्या चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें अगर पावर स्टेशन से कुछ पावर आया, फिर सब स्टेशन से वही पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, अभी उस एरिया को हाई वोल्टेज चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे जाके पढ़ेंगे ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा याद रखो, अगर वोल्टेज को हाई करना है और इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ना है, ठीक है ना, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया को छोड़ना है तो वहां पर हाई वोल्टेज चाहिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, घर में जो वोल्टेज का सप्लाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो वोल्टेज का, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया, ठीक है ना। सो तो यहां पर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज वेरी होना चाहिए, जो कि डीसी केस में पॉसिबल नहीं। डीसी में हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज होता है और कांस्टेंट वोल्टेज की वजह से डीसी सप्लाई होता है। तो इस केस में हम लोग स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये होता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस डीसी के केस में। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है, देखो ये हमारा जो डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है R⁵/2, मतलब R होता है रेडियस, ठीक है ना। मतलब मान लो ये हमारा वेयर है, इस वेयर का रेडियस जितना बढ़ेगा तो उसका एरिया उतना बढ़ेगा। अगर उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ रहा है तो करंट भी ज्यादा अमाउंट का सप्लाई हो सकता है। मतलब एक ही वेयर अगर हाई रेडियस का यूज करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बढ़ गया तो ज्यादा अमाउंट का हम लोग डीसी सप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम में अगर हम कंपेयर करेंगे एसी के साथ, एसी क्या है, एसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, सरफेस एरिया के साथ।
मतलब मान लो ये हमारा वेयर है, ये वेयर है, ठीक है ना। इस वेयर का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से जितना मतलब जितना सरफेस एरिया है, इस वेयर का ऊपर वाले हिस्से में जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है ना, ये एसी डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो ये सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एसी उतना ज्यादा ट्रांसमिट हो सकता है। तो मान लो एक वायर है, एक वायर में सरफेस एरिया इतना है, तो इतने के हिसाब से एसी ट्रांसमिट होगा। मुझको चाहिए ज्यादा एसी ट्रांसमिट करने के लिए, तो ज्यादा अमाउंट का वायर चाहिए, ज्यादा अमाउंट का वायर मिलेगा तो ज्यादा अमाउंट का सरफेस एरिया मुझको मिलेगा, सरफेस एरिया मिला मतलब एसी ज्यादा हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेजेस होता है, मतलब हमारा कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा इस केस में, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है ना, सरफेस एरिया के ऊपर ये एसी डिपेंड करता है, तो स्किन कैंसर जैसे बीमारियां हो सकता है, कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये होता है डिसएडवांटेजेस एसी के केस में, ठीक है ना। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है एसी के केस में? एडवांटेजेस हो सकता है, देखो ये हमारा क्या है, एडवांटेज है, advantages in case of AC, sorry AC नहीं DC, एक मिनट, in case of DC, ठीक है। और ये क्या है, ये डिसएडवांटेज होता है, इन केस ऑफ एसी, ठीक है। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज एसी का क्या है ना, एसी का एक और डिसएडवांटेज है ये, जो सरफेस एरिया के ऊपर एसी डिपेंड करता है, तो स्किन इफेक्ट, और स्किन इफेक्ट मतलब स्किन कैंसर जैसे बीमारियां हो सकता है, कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और ये सारे इतना सारे क्या होते हैं ना, ये 1 2 3 ये तीनों क्या है, एडवांटेज है, इसको एडवांटेज में मेंशन करना, ठीक है ना। तो क्या एडवांटेज है एसी को, पहले तो चीज क्या होता है, एसी को हम लार्ज डिस्टेंस तक सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ये क्या होता है ना, ये होता है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये होता है 1, ये होता है एक एडवांटेज, तीसरा एडवांटेज ये होगा, ठीक है ना। क्या एसी को हम लोग लार्ज डिस्टेंस तक सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, एसी को जो एसी का मतलब एसी को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के सप्लाई में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब एक ही ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप अप जैसे बिहेव करता है और जरूरत पड़े तो वो स्टेप डाउन जैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो वो ट्रांसफार्मर को एसी के केस में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वेरिएबल होता है इसके वजह से, ठीक है ना। तो एसी के केस में हम अगर हमको चाहिए हाई वोल्टेज इन इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना, जितना इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर हाई वोल्टेज चाहिए, तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके ज्यादा अमाउंट का वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं। घर में हमको लो वोल्टेज चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके कम वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं। किसके केस में, एसी के केस में, क्योंकि इसका वोल्टेज वेरी करता रहता है, ठीक है ना। तो ये दोनों एडवांटेजेस होता है। ये क्या होता है, एसी का एक डिसएडवांटेज क्या है ना, एसी का डिसएडवांटेज है इसको हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एसी का डिसएडवांटेज ये है इसको हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे। घर में जो करंट सप्लाई होता है उसको क्या हम लोग स्टोर कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एसी के केस में, ठीक है। तो एसी में क्या क्या डिसएडवांटेज हमको जानने को मिला बच्चों। पहले है एसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया, मतलब वेयर का सरफेस एरिया के ऊपर जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उतना एसी बढ़ेगा, मतलब अल्टरनेटिव करंट का अमाउंट बढ़ेगा। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, स्किन इफेक्ट होगा, स्किन कैंसर जैसे बीमारियां हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है डिसएडवांटेज,
ठीक है ना, एसी के केस में। और एडवांटेजेस क्या होता है एसी के केस में, एसी को हम लोग लार्ज डिस्टेंस तक सप्लाई कर सकते हैं। एसी के केस में हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके हाई वोल्टेज इंडस्ट्रियल एरिया को हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना, और हमारा घर में लो वोल्टेज चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है एडवांटेजेस इन केस ऑफ एसी, ठीक है, समझ में आया ये सब, ठीक है। यहां पर मैं समझाया हूं क्यों डीसी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये डीसी डायरेक्ट रेडियस बोलता है, रेडियस मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये देखो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वायर मान लो ये हमारा वायर का एक पार्ट है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर इसका रेडियस जितना बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना बढ़ा तो डीसी उतना बढ़ा। और ये क्या, ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा एसी उतना बढ़ेगा। समझ में आया, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा बच्चों डीसी को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं ना, डीसी को मेजर करने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। डीसी को मेजर करने के लिए हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको यूज करके एसी को हम लोग मेजर नहीं कर पाते। क्यों, मान लो ये मीटर है, ठीक है ना, ये मान लो 1 यहां पर लिखा है, 2 यहां पर लिखता हूं, 3 यहां पर लिखता हूं, 4। तो मान लो चीज क्या है ना, ये जब फ्लक्चुएशन होता है ना डीसी केस में वो ह्यूज अमाउंट का होता है। मतलब अगर यहां पर रीडिंग हमको 1 दिखा रहा है ना, नेक्स्ट फ्लक्चुएशन होगा तो वो 2 में ही पहुंचेगा, या उससे ज्यादा होगा तो 3 में ही पहुंचेगा, ठीक है ना। तो डीसी के केस में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एसी में क्या होता है, माइनर अमाउंट का फ्लक्चुएशन होता है, मतलब हर वक्त टाइम जैसे हर वक्त उसका एसी का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो अगर माइनर अमाउंट का फ्लक्चुएशन होता है, उस माइनर अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे ना, हॉट वेयर एमीटर इस्तेमाल करेंगे, हॉट वेयर एमीटर इस्तेमाल करेंगे, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है ना, हीट लॉस के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर ना, हीट लॉस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। अच्छा, इसके थ्रू बोथ डीसी और एसी दोनों को मेजर कर सकते हैं। ये इसके थ्रू क्या होगा ना, देखो वही चीज यहां पर सेम मैं दिखाता हूं। मान लो यहां मूविंग हॉट वेयर एमीटर का रीडिंग ऐसे होता है, देखो मान लो अभी एसी केस में माइनर अमाउंट का फ्लक्चुएशन अगर होता है तो उसको ये कैसे में माइनर अमाउंट फ्लक्चुएशन मतलब क्या है, मतलब ये मीटर रीडिंग यहां पर ये एरो पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर रीडिंग मिलेगा, तो इसका वैल्यू लेट सपोज है 1.2, ठीक है ना। तो ये क्या है, माइनर अमाउंट का फ्लक्चुएशन हुआ जिसको ये रीड कर पाया, ठीक है ना। तो ये हॉट वेयर एमीटर केस में पॉसिबल होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के केस में पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हॉट वेयर एमीटर को इस्तेमाल करते हैं बोथ डीसी एंड एसी, ठीक है, आया समझ में। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अच्छा बच्चों, कांस्टेंट डीसी के केस में एवरेज और आरएमएस कैसे निकालेंगे अब हम बोलेंगे, ठीक है ना। देखो यहां पर लेट सपोज कांस्टेंट डीसी के केस में करंट का वैल्यू क्या है, लेट सपोज 5 एम्पियर है, ठीक है। उसका एवरेज क्या होता है, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसको ऐड करेंगे, जितना मान लो I1 है, I2 है, I3 है, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे ना, I एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइडेड बाय 3, यही तो होता है एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर करंट का वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर, सिर्फ एक ही टर्म यहां पर है, तो मतलब करंट कितना नंबर ऑफ करंट है, एक ही नंबर करंट है, तो ये क्या है 5 एम्पियर है, तो इसका I एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, 5 डिवाइडेड बाय एक ही करंट है ना, नंबर ऑफ करंट कितना है, एक ही है ना, तो क्या होगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 मिलेगा, 5 एम्पियर। उसका मतलब क्या समझ में आया, कांस्टेंट डीसी के केस में करंट का जो वैल्यू होता है एवरेज वैल्यू ही वही होगा, आया समझ में। आरएमएस में केस में भी वही सेम होगा। आरएमएस क्या होता है, आरएमएस होता है रूट ओवर ऑफ
मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है ना। ये होता है आरएमएस वैल्यू। मतलब अगर बोलूंगा करंट क्या है 5 एम्पियर है, उसका स्क्वायर मतलब कितना होगा 25, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 25, उसका एवरेज, मीन का मतलब क्या होता है ना एवरेज होता है, ठीक है ना। उसका एवरेज मतलब क्या होगा ना 25, कितना नंबर स्क्वायर के टर्म में करंट है, एक ही है ना, तो उसको एक ही है ना, तो यहां पर एवरेज क्या होगा 25 आई स्क्वायर एवरेज, ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना। आई स्क्वायर एवरेज का वैल्यू कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 1, मतलब वही 25 ही होगा। अच्छा, फिर क्या होता है रूट ओवर करेंगे, मतलब उल्टा हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। रूट ओवर करेंगे तो क्या होगा आई स्क्वायर एवरेज का रूट ओवर, उसका मतलब क्या हो जाएगा 25 का रूट ओवर, वैल्यू क्या हो जाएगा वही 5 एम्पियर, ठीक है। आए समझ में। रूट ओवर ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, मतलब आरएमएस का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, उल्टा पढ़ोगे, पहले स्क्वायर ऑफ द करंट का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन मतलब एवरेज निकाला, तो कितना मिला वही 25 मिला, फिर उसका रूट ओवर किया 5 मिला। उसका मतलब क्या है जितना भी डीसी कांस्टेंट डीसी होगा उसका जो वैल्यू होता है उसका एवरेज वैल्यू ही वही होगा, उसका आरएमएस वैल्यू ही वही होगा। इसलिए यहां पर मेंशन किया अगर आई हमको 5 एम्पियर दिया हुआ है, उसका एवरेज वैल्यू ही 5 एम्पियर होगा, उसका आरएमएस वैल्यू ही 5 एम्पियर होगा। आया समझ में। अच्छा, वेरिएबल डीसी और एसी के केस में क्या होता है, दो टाइप का उसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले डिस्क्रीट वेरिएशन मान लो, मतलब क्या है, मान लो 3-4 करंट का वैल्यू दिया होगा, 3-4 नंबर, बहुत सारे करंट गिवन होगा, उसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए वो पूछा होगा। जैसे यहां पर देखो I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है, I2 3 एम्पियर, I4 I3 यहां पर गिवन है, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहां पर मिशन एवरेज को हम लोग ऐसे सिंबल में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आई एवरेज का वैल्यू क्या हो सकता है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डिवाइड 4, उसका वैल्यू कितना निकला 2.5 एम्पियर। यह होता है किसके केस में, डिस्क्रीट वेरिएशन के केस में। कंटिन्यूस वेरिएशन के केस में क्या होगा, कंटिन्यूस वेरिएशन उसका मतलब क्या है ना करंट टाइम के फंक्शन में होगा। देखो करंट यहां पर टाइम के फंक्शन में है, ठीक है ना। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा होगा I इज इक्वल टू 2t एम्पियर, देन फाइंड एवरेज करंट इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में उसका एवरेज वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं बोला था आई एवरेज करंट को ऐसे सिंबल में भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो आई एवरेज इक्वल्स टू, इस केस में फॉर्मूला को याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे आई के जगह क्या लिखेंगे बच्चों 2t dt। रेंज कहां से कहां तक होगा ना 0 से 3 डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन, इसका रेंज कहां से कहां तक होगा 0 से 3, क्योंकि पूछा है 3 सेकंड में क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ बचा क्या ना 0 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ t dt, रेंज कहां से कहां तक होगा 0 से 3 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, रेंज होगा 0 से 3, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा बच्चों, इसका वैल्यू निकलेगा, 1 मिनट रुक जाओ, उसका वैल्यू निकलेगा टी स्क्वायर 2 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रेंज कहां से कहां तक होगा ना 0 से 3 तक होगा, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा t होगा, रेंज कहां से कहां तक होगा 0 से 3, dt का इंटीग्रेशन t होता है ना, तो रेंज कहां से कहां तक होगा 0 से 3 होगा, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा बच्चों, इसका वैल्यू होगा 2 इंटू कितना होगा ये 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और 0 एक्चुअली कैसे होता है, देखो ऐसे होगा 9/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू तो 0 हो गया ना, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा 3, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, तो 9/3 जिसका वैल्यू हो जाएगा 3 एम्पियर। ये किसके केस में होता है, ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन के केस में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
यहां पर कुछ क्वेश्चन आप लोग को गिवन हो दिया हूं, देखो करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू 2t+3 है, ठीक है ना। यहां पर पूछा है फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकेंड एंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये एवरेज करंट इन 2 सेकेंड तो समझ में आ रहा है, करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड का मतलब क्या है, ये पूछा है इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट, ठीक है ना। ये पूछा है इंस्टैन्टेनियस करंट के बारे में, ठीक है। अच्छा पहले एवरेज करंट निकालते हैं। एवरेज करंट के लिए मैं क्या बोला था, वेरिएबल के केस में, वेरिएबल एसी-डीसी केस में दो तरह का होता है, एक सॉरी हाँ दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट होता है, एक कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस किस फॉर्म में होता है बच्चों, टाइम के फॉर्म में होता है। देखो ना ये टाइम फंक्शन के फॉर्म में है ना, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। रेंज कहां से कहां तक होगा ना, इन 2 सेकंड पूछा है, 0 से 2 ले लिया। वैल्यू कहां पर देंगे, 2t+3, आई के जगह क्या वैल्यू लेंगे, 2t+3 इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है ना। इसको अगर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। रेंज होगा 0 से 2t+3 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 dt, यही तो है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 से 2t का इंटीग्रेशन, रेंज होगा 0 से 2 प्लस फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, ठीक है ना, 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt, रेंज होगा कहां से कहां तक, 0 से 2 डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t होता है, तो रेंज कहां से कहां तक होगा ना, 0 से 2 तक होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रेंज होगा 0 से 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या है, t, रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 तक होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, t के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 - 0, ठीक है। फिर यहां पर सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। अच्छा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना मिला, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू टी के जगह हम लोग क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो क्या लिखेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिला हमको बच्चों, ये 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो मिला हमको 5 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। यहाँ एक मिनट रुको, मैं यहाँ पर दिखा दूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। यहां पर मिलेगा, एक पॉइंट, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, हो गया हमारा आंसर 5 एम्पियर, ठीक है ना। ये हमको मिल गया एवरेज करंट। इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या करंट है। अच्छा पर्टिकुलर टाइम में ऑलरेडी यहां पर देखो मैं मेंशन भी कर दिया हूं, देखो यहां पर ऑलरेडी करंट कौन से टाइम में पूछा है, t को 2 सेकंड, मतलब t के जगह 2 डाल दो, आंसर निकल गया 7 एम्पियर। आया समझ में। अच्छा आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूं, आप लोगों के होमवर्क है, रुको बच्चों, होमवर्क ये है, यहां पर मेंशन करता हूं, होमवर्क ये है, इफ करंट इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4 देन फाइंड एवरेज करंट, ठीक है, इन 3 सेकेंड, ठीक है, एंड फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। बच्चों इसको सॉल्व करना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन, उसका वैल्यू बोलना, ठीक है। क्या आप लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके क्या सॉल्यूशन आप लोग को मिला, उसका वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा आरएमएस करंट, अभी ऑलरेडी आरएमएस करंट के बारे में बोल चुका था, ठीक है ना। आरएमएस क्या होता है ना, एक रीडिंग करंट होता है, या उसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट करंट होता है, या इसको हम बोल सकते हैं वर्चुअल करंट ऑफ वोल्टमीटर और एमीटर।
ठीक है ना। और सीधी भाषा में अगर बोलेंगे इट इज द रूट ओवर ऑफ द स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट और वोल्टेजेस, ठीक है ना। अच्छा देखो मान लो एक चीज बोलो, हमारे घर में जो मीटर लगा होता है वो किसका रीडिंग लेता है, कितना करंट लॉस हुआ है या कितना वोल्टेज लॉस हुआ, किसका लेता है, वो लेता है कितना हमारा एनर्जी लॉस हम लोग घर में कितना हम लोग एक महीने में कितना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि जितना एनर्जी लॉस करेंगे उसका अमाउंट हमको एक पे करना पड़ेगा, उस अमाउंट को वो लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे उतना अमाउंट का एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो एक महीने में हम लोग कितना एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है ना। एनर्जी लॉस करने मतलब कितना अमाउंट का पावर लॉस कर रहे हैं। अगर पावर लॉस कर रहे हैं उसका मतलब एनर्जी लॉस कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो एक महीने में ऐसे बोल सकते हैं कितना अमाउंट का हम लोग पावर लॉस कर रहे हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट होता है कितना एनर्जी हम लोग लॉस करते हैं। तो उसके बेसिस में हम लोग एक पेमेंट देते हैं, ठीक है ना, पे करते हैं, उस पे को इस्तेमाल करते हैं फिर से उतना अमाउंट का एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारा जो मीटर रीडिंग दिखाता है किसका ना, हम लोग कितना एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है ना, कितना अमाउंट का एनर्जी लॉस करते हैं। तो मान लो यहाँ हमारा घर का एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एसी सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी लॉस इक्वल्स टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी, ये तो है, ठीक है ना। उसका एवरेज वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी का एवरेज वैल्यू होगा ना, ठीक है। अच्छा आई स्क्वायर आर टी का एवरेज वैल्यू अब थोड़ा सा तोड़ेंगे, क्या होगा, आई स्क्वायर का एवरेज फिर लिख सकते हैं आर टी का एवरेज। तो इसको देखो आर टी तो कांस्टेंट है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, कांस्टेंट का एवरेज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब आर टी का एवरेज हमेशा आर टी ही रहेगा इनटू आई स्क्वायर का एवरेज, ठीक है ना, आई स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। आई स्क्वायर का एवरेज बच्चों आईआरएमएस का एक फॉर्मूला है, क्या है, आईआरएमएस इक्वल टू, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं क्या, करंट का स्क्वायर का एवरेज का होल रूट ओवर, यही तो है। इंप्लाइज दैट मैं ऐसे लिख सकता हूं, करंट का स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू आईआरएमएस का स्क्वायर। तो इसके जगह डायरेक्ट में मेंशन कर सकता हूं आईआरएमएस का स्क्वायर। अच्छा और एक एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला में बोला हूं, क्या बोला हूं, आई एवरेज इक्वल्स टू मैं बोला हूं क्या ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये बोला हूं। अच्छा अगर वही चीज को अगर मैं लिखूंगा आई स्क्वायर का एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों ना, इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट को, तो यहां पर अगर मैं आई स्क्वायर का एवरेज निकालूं इसके केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही तो होगा, ठीक है ना। तो अभी इस आई स्क्वायर डी टी के जगह इस आई स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही तो लिख सकते हैं। अच्छा इसका अगर रूट ओवर हटा दे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर रूट ओवर हटा दे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर, जो कि मैं यहां पर मेंशन किया हूं। आई स्क्वायर एवरेज की जगह डायरेक्ट आई आर एम एस का स्क्वायर लिखा हो, और आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या हो सकता है, आई आर एम एस इक्वल्स टू ये हो सकता है जो कि यहां पर मेंशन किया हो, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी का होल रूट ओवर, ठीक है ना। ये आई आर एम एस है, वैसे ही वी आर एम एस होगा, समझ में आएगा अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन गिवन है, ये तुम लोग के होमवर्क है, ठीक है ना, करना क्या है, इफ i इज इक्वल टू 2t है देन फाइंड
देखो यहां पर ये फाइंड है, फाइंड आरएमएस करंट इन 2 सेकेंड। ये बोल देता हूं, एक और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग करके मुझको उसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है ना। अच्छा, इसका वैल्यू है I = 2T, फाइंड आरएमएस करंट 2 सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, पहले मैं क्या करूंगा, इस I का स्क्वायर लूंगा, ले लिया, क्योंकि मैं क्या बोला, उल्टा बोलूंगा, करंट का स्क्वायर का मीन वैल्यू का, मतलब मीन वैल्यू क्या, एवरेज का रूट ओवर। तो पहले ये करंट है 2T, तो इसका स्क्वायर ले लिया, कितना है 4T² होगा। इसका एवरेज लूंगा, इसका एवरेज का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बोल चुका था, क्या है ना, I² एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I² dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। बोलो हाँ, है ना, समझ में आया। तो इस I² के जगह हम लोग लिख सकते हैं 4T² dt, और उसका रेंज कहां से कहां तक होगा, इन 2 सेकेंड पूछा, 0 से 2, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये हो जाएगा 0 से 2, ठीक है ना, ये 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो, यहां पर इसका कैलकुलेशन मैं यहां पर करता हूं, ठीक है। देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो, इसका रेंज कहां से कहां तक होगा ना, 0 से 2, 4T² dt डिवाइडेड बाय 0 से 2 dt। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 4 कांस्टेंट है, निकल गया, T² का इंटीग्रेशन क्या होगा, TQ डिवाइडेड बाय 3, रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 डिवाइडेड बाय इसका dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, T, रेंज कहां से कहां तक होगा, रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 2, उसका वैल्यू क्या निकलेगा, देखो 4/3, TQ के जगह क्या लिखूं, 2 to the 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 4/3 इंटू 2 to the 3 कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको फिर अगर सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ठीक है, 2 कट गया तो कितना मिला, 16 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज आवर आंसर। नहीं रुको, आंसर नहीं, ये एवरेज का वैल्यू निकला, ये कितना निकला, एवरेज। क्या पूछा है, IRMS पूछा है, तो IRMS इक्वल टू क्या है, हमको क्या पता है, IRMS का वैल्यू I² एवरेज का होल रूट ओवर, और I² एवरेज का वैल्यू कितना निकला है, 16 डिवाइडेड बाय 3, तो 16 डिवाइडेड बाय 3 का होल रूट ओवर क्या मिलेगा, 16 डिवाइडेड बाय 3 मतलब क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय √3। ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में अच्छे से, ठीक है। तुम लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूं, रुक जाओ। तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्या है, निकालना इफ करंट इक्वल्स टू 5T² + 6, ठीक है, देन फाइंड IRMS इन 4 सेकेंड, ठीक है ना। ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसका वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में बोलना क्या निकला तुम लोग का, ठीक है ना। अच्छा, अगर नहीं समझ पाए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ये मेरा ड्यूटी है, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का उसका सॉल्यूशन बोलूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालना सीख गए, एवरेज वैल्यू निकालना सीख गए, लेकिन हम लोग नहीं सीखा एक अगर साइन फंक्शन होगा उस केस में उसका आरएमएस वैल्यू क्या हो सकता है, एवरेज वैल्यू क्या हो सकता है। तो लेट्स सपोज ये एक हमारा साइन फंक्शन है, ठीक है। रुको एक मिनट, यहां पर करता हूं, ये गलत हो गया है, यहां पर मैं मेंशन करता हूं। लेट्स सपोज यहां हमारा एक साइन फंक्शन है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 लेते हैं, यहां पर 180, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 360। तो ये हो गया टाइम है, ये हमारा साइन थीटा है, मतलब ये हमारा थीटा का एक्सिस है, ये साइन थीटा, मतलब ये ग्राफ है साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, ठीक है ना। ये ग्राफ को देखो, इसको मत देखो, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है ना। यहां पर देखो,
तो ये ग्राफ हम लोगों का क्या है ना, साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छा ये साइन फंक्शन है, इसका एवरेज निकालेंगे, मतलब साइन थीटा का एवरेज, ठीक है ना। अच्छा साइन थीटा का एवरेज क्या हो सकता है, कैसे सॉल्व करें, देखो मैं दिखाता हूं तुमको, यहां पर दिखाता हूं, ठीक है ना। अच्छा साइन थीटा का एवरेज, ठीक है, मतलब यहां पर दिखाता हूं, ग्राफ अगर ऐसे होगा, देखो ये ग्राफ ऐसे होता है, ये होता है साइन थीटा का एक्सिस, ये होता है थीटा का एक्सिस, ग्राफ हमको मिला ए से, ठीक है। अच्छा ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है, 270, ये हो गया हम लोग का 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा इस केस में साइन थीटा का एवरेज निकालना है, तो क्या है, वही सेम फॉर्मूला, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, आई डी टी की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा डी थीटा, रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 360। किसके किसके केस में निकाल रहे हैं, एक और चीज यहां पर देखना कि साइन थीटा का जो एवरेज निकालने फुल साइकिल के केस में या हाफ साइकिल। फुल साइकिल मतलब कहां से कहां तक, यहां से शुरू होगा यहां पर एंड होगा, 0 से शुरू होगा 360, इसलिए रेंज में कहां से कहां तक लिया, 0 से 360 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, यहां पर रेंज भी होगा 0 से 360, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस थीटा, रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 360 डिवाइडेड बाय थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, थीटा, रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 360 इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा की जगह लिखा, क्या लिखे, माइनस कॉस 360, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखो यहां पर मैं मेंशन माइनस, ये होगा माइनस कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है ना। तो cos 360 डिग्री का वैल्यू कितना है, क्या वैल्यू है, cos 360 डिग्री का वैल्यू 1, तो क्या लिखते हैं, ये हो गया क्या, -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, ये माइनस है, यहां पर ही माइनस है, माइनस प्लस हो गया, +1 डिवाइडेड बाय 360, तो टोटल वैल्यू कितना निकला, 0। मतलब जितना साइन फंक्शन में होगा, मतलब जितना सिनुसोइडल का कर्व होगा, उस केस में साइन थीटा में गिवन हो, साइन 2 थीटा में गिवन हो, कॉस 2 थीटा में गिवन हो, अगर फुल साइकिल पूछा है उसका एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है, याद रखो। अच्छा नेक्स्ट हाफ साइकिल केस में क्या होगा, देखो एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूं। अच्छा हाफ साइकिल केस में क्या होगा, देखो मैं लिखूंगा, अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, साइन थीटा फॉर हाफ साइकिल, ठीक है ना, साइन थीटा फॉर हाफ साइकिल, रेंज कहां से कहां तक होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, रेंज हाफ साइकिल मतलब कहां, यहां से यहां तक, तो रेंज कहां से होगा, 0 से 180 डिवाइडेड बाय क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 180। इसको बच्चों अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन फिर से बोलो, क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 180 डिवाइडेड बाय थीटा, इंटीग्रेशन डी थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो थीटा, रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 180, तो उसका वैल्यू निकल गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकलेगा 2/π। मतलब जितना सिनुसोइडल फंक्शन होगा, चाहे वो साइन में हो कोसाइन में हो, अगर हाफ साइकिल पूछा है उसका एवरेज वैल्यू होगा हमेशा 2/π, ठीक है ना। तो यहां पर वो सब चीज मैं मेंशन किया हूं, cos थीटा फुल साइकिल वैल्यू 0, sin 2 थीटा फुल साइकिल वैल्यू 0, cos 2 थीटा फुल साइकिल वैल्यू 0, sin ओमेगा t इन हाफ साइकिल, इसका एवरेज वैल्यू पूछा है तो क्या होगा 2/π। समझ में आ गया। तो वही चीज को ये थीटा में दिखाया हूं, यहां पर क्या हो, टाइम वर्सेस साइन ओमेगा टी के ग्राफ के फॉर्म में दिखाया हूं, तो वैल्यू वही सेम होगा। यहां पर ये जो 2π निकला है हाफ साइकिल के केस में, ठीक है ना, और हाफ साइकिल केस में यहां पर 2π निकला, 2/π निकला है, ठीक है ना, और फुल साइकिल केस में वही सेम वैल्यू होगा, 0 होगा, ठीक है।
अच्छा, हम लोग तो अल्टरनेटिव करंट के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को जानने को मिला। अच्छा, अल्टरनेटिव करंट का अगर इक्वेशन गिवन होगा, उस इक्वेशन का हर एक टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक टर्म को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो एक मिनट रुक जाओ, देखो यहां पर है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। तो यहां पर आई नोट क्या मेंशन करता है, ये आई नोट होता है मैक्सिमम करंट और पिक करंट होता है, ठीक है ना। एक अल्टरनेटिव करंट का अगर पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, पिक करंट, ये होता है आई नोट, ठीक है ना। अच्छा, ये आई क्या होता है, ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट होता है। क्यों, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब टाइम का वैल्यू अगर 0 डाल दिया तो कुछ उसके लिए आई का वैल्यू अलग निकलेगा। टाइम वैल्यू 2 डाल दिया मतलब 2 सेकंड डाल दिया, उसका आई का वैल्यू अलग निकलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आई का वैल्यू एक अलग होता है और उस वक्त के लिए ही वही करंट मिलेगा, और वक्त अगर ज्यादा हो जाए वो करंट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। एट पर्टिकुलर टाइम व्हाटएवर द करंट वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। समझ में आया। अच्छा, ये ओमेगा क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, उसका वैल्यू क्या है बच्चों, 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में ऑलरेडी हम आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे वो चीज क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। रोटेशन में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है ना, 2 पाई एफ होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई अपन टी, ठीक है। अच्छा, ये फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। मान लो जैसे देखो ये टाइम, ये थीटा वर्सेस साइन थीटा का ग्राफ ले लेता हूं। ये ग्राफ ऐसे हुआ, यहां पर ये वैल्यू 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूंगा यहां से यहां तक कितना उसका यहां, मतलब क्या मैं बोलूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर, ठीक है, उसका फेज का वैल्यू क्या होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर। तो अब क्या कैसे निकालूंगा ना, 180 डिग्री माइनस 0, इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर अगर करंट का मतलब इस साइन फंक्शन का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो कैसे निकालूंगा, तब पहले तो मैं जानूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर कौन सा फेज मुझको मिल रहा है, कौन सा एंगल मिल रहा है, फेज मतलब कौन सा एंगल मिल रहा है। तो 180 से पहले 0 को माइनस करूंगा, माइनस करने के बाद जो एंगल मिलेगा क्या मिल रहा है, वही 180 मिल रहा है। मतलब क्या एक्चुअली क्या पूछ रहा है, वो 180 में क्या है साइन का फंक्शन, क्या है यहां पर 0 है, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, ये फेज डिफरेंस है। समझ में आया, ये फेज डिफरेंस है, ठीक है। दोनों एंगल का जो डिफरेंस होता है उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया अच्छे से। अच्छा, और क्या है, और यहां पर क्या होता है अगर ये साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, इसका एवरेज वैल्यू निकालूंगा और फुल साइकिल केस में, फुल साइकिल के केस में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा, इसी का अगर मान लो आरएमएस करंट निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका वैल्यू हो जाएगा आई नोट डिवाइडेड रूट 2। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एक साइन फंक्शन में आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, आई आरएमएस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी आरएमएस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए फॉर्मूला को याद रखो, आई आरएमएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, आई नोट डिवाइडेड रूट 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला को अभी के लिए याद रखो, नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा कि एक साइन फंक्शन केस में आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे, आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, इसको सॉल्व करना, मुझको बोलना। मैं जानता हूं ये वाला चीज तुम इसका 2 चीज निकालना। देखो, ये आरएमएस वैल्यू पूछा है, उसके साथ एक और चीज फाइंड आउट करना, एंड फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है ना। वोल्टेज का एवरेज वैल्यू निकालने का, अगर इसका 2 चीज निकालना,
पहले आरएमएस वैल्यू निकालना, दूसरा एवरेज वोल्टेज निकालना। तो इसका एवरेज वोल्टेज तो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, उसको इस्तेमाल करना। आरएमएस वैल्यू निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं जानता हूं, फिर भी ट्राई करो। अगर निकल गया बहुत अच्छा है, उसको कमेंट बिलो जो कमेंट सेक्शन है वहां पर मेंशन करो, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में आरएमएस का बारे में मैं डिटेल में बोलूंगा। एक साइन फंक्शन केस में आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं डिटेल में बोलूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। फिर भी ट्राई करना कि अगर कर पा रहे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या वैल्यू निकला कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। बच्चों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। और जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं, ये क्लासेस बनाने के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। इसके लिए आप सभी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। कैसे सपोर्ट कर सकते हो? जितना हो सके हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके लाइक करो और शेयर करो। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ऐसे ही एक बेहतरीन टॉपिक लेके पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।